Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, पर्यावरण शिक्षण का टेस्ट पेपर नंबर 4 हल करेंगे। लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, दोनों के लिए क्यों? क्योंकि दोनों लेवल के लिए जो आपके सिलेबस है उसी में से ये प्रश्न बनाए गए हैं। पूरे 30 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, न्यू पैटर्न और सभी जो टॉपिक है उनको सम्मिलित किया गया है। तो बिल्कुल अवश्य देखिएगा, पूरा देख करके जाइएगा। 30 ही प्रश्नों को व्याख्यात्मक ढंग से समझकर हल करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर आपके 1 है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, यह कथन है। तो साथियों पहले विकल्प को देखेंगे। देखिए एक बार आप कथन देख लीजिए, आपको फिर इसी कथन के आधार पर आपको आंसर देना है। पहला विकल्प है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा विकल्प है सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तीसरा है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और चौथा और इसका अंतिम विकल्प है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो साथियों प्रश्न संख्या 1 में सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा थर्ड विकल्प। तीसरा विकल्प क्यों सही है? क्योंकि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे ही रहेंगे। क्या परिवार सभी जगह ऐसा ही पाया जाता है? नहीं, बहुत सी जगह माता पिता बच्चे के साथ में, ये तो एकल परिवार है साथियों। संयुक्त परिवार भी भारत में पाया जाता है। तो इसलिए ये सही नहीं है क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण आप नहीं कर सकते हो। इसलिए थर्ड विकल्प आपकी प्रश्न संख्या 1 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो आपके दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2011 में और 1997 में। तो बताइए पहले क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा रहेगा साथियों? प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? 2006 में, 8 में, 2000 या 1997 में। तो बताइए बाल विवाह निरोध अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया? तो साथियों पारित किया गया पूछा है तो पारित किया गया था 2006 में। जबकि अगर इस अधिनियम को लागू करने की बात कही जाए तो ये भारत में 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 2007 को। तो यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है, पारित किया गया ये पूछा था इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। आपके तीसरा क्वेश्चन है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से और फल से। तो लौंग और केसर दोनों आपने देख भी रखे होंगे, दोनों का यूज़ भी, उपयोग भी आपने कर रखा होगा। साथियों ये हमें जड़ से नहीं, तना से नहीं, फल से नहीं, बल्कि हमें ये पौधे के फूल वाला जो भाग होता है, फ्लावर, फूल वाले जो भाग है उससे प्राप्त होते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। आपके प्रश्न संख्या 4 है मित्रों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लेना गैरकानूनी है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 23। तो बताइए प्रश्न संख्या 4 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? उस अनुच्छेद के बारे में बताना है जो ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको आप काम में नहीं लगा सकते हो, जो गैरकानूनी है। तो साथियों ये बताने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। प्रथम विकल्प सही है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखाने हैं इत्यादि में 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक है, कितने वर्ष से? 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक है उनको आप काम पर नहीं लगा सकते हो। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 4 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो चलिए आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। साथियों प्रश्न संख्या 5 है, ट्यूपिक क्या है? भील जाति के बांस व खपरेल से बने आवास, किर्गिज जाति के घासनुमा आवास, एस्किमो लोगों के चमड़े से बने तंबू और टुंड्रा लोगों के बर्फ से बने घर। तो बताइएगा इनमें से ट्यूपिक किसको कहा जाता है साथियों? प्रश्न संख्या 5 में सही आंसर बताना है। साथियों प्रश्न संख्या 5 में ट्यूपिक का मतलब होता है एस्किमो लोगों के चमड़े से बने जो तंबू होते हैं, इनको ही ट्यूपिक कहा जाता है। देखिए ये जो चमड़े से बने तंबू होते हैं
ये ध्रुवीय भालू, जो भालू होता है ध्रुवीय भालू, उनकी खाल से निर्मित किया जाता है इन तंबुओं को। यहाँ पर आपका जो तीसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 5 में, वो ही राइट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 पर। तो आपके 6वां क्वेश्चन है, वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए काम में लाया जाता है नींबू का रस, नील, सिरका और कलर। तो इनमें से किसको वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए काम में लेते हैं? आपका जो सही आंसर है प्रश्न संख्या 6 में, वो है कलप। कलप का प्रयोग ही आप वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए यूज करते हो। चौथा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 6 में बिल्कुल सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए आपके 7वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, चेपा एक बीमारी है खरीफ फसलों की, रबी फसलों की, बागानी फसलों की और जायद फसलों की। तो बताइए, चेपा नाम की जो एक रोग भी इसको आप कह सकते हो, ये कौन से फसल में लगने वाला रोग है? तो साथियों प्रश्न संख्या 7 में आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा, चेपा नामक जो रोग है वो रबी की फसलों में लगता है। किस में लगता है? रबी की फसलों में चेपा नामक जो रोग है वो लगता है। ज़्यादातर जो सरसों की पत्तियां होती है उसमें ज़्यादा ये लग जाता है साथियों। यहाँ आपका सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 8 पर। तो आपके 8वां क्वेश्चन, ऊँट की नाचना नस्ल है जालौर की, जैसलमेर की, नागौर की और जोधपुर की। बताइए 8वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही है? ऊँट की जो नाचना एक नस्ल का नाम है, ठीक है, ऊँट की नस्ल का नाम है ये। तो ये किस जिले की प्रसिद्ध नस्ल है साथियों? यहाँ प्रश्न संख्या 8 में आपका राइट आंसर है ये जैसलमेर जिले की, राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, उसकी प्रसिद्ध ऊँट की नस्ल है नाचना। साथियों ये जो नाचना नस्ल है ये सबसे अच्छी मानी जाती है। इस नस्ल में क्या होता है, ऊँट की सवारी करने के लिए इस नस्ल को सर्वोत्तम माना जाता है। दूसरा विकल्प आपका सही है। देखिए जैसलमेर के अलावा बाड़मेर और जोधपुर में भी ये पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये नस्ल कहाँ की है? जैसलमेरी। विकल्प नंबर 2 ही सही रहेगा 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। तो आपके 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर, राजसमंद, नाथद्वारा और प्रतापगढ़। बताइए थेवा कला का संबंध यहाँ पर किस जिले से लिया जाएगा? प्रश्न संख्या 9 में या किस जिले से या किस स्थान से थेवा कला का संबंध लिया जाता है? साथियों प्रश्न संख्या 9 में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा चौथा विकल्प, प्रतापगढ़। राजस्थान में जो प्रतापगढ़ जिला है उसकी ये प्रसिद्ध मीनाकारी है थेवा कला। यहाँ पर क्या होता है थेवा कला में साथियों, ये मुख्य रूप से राज सोनी नामक एक परिवार है, वहाँ की पारंपरिक कला मानी जाती है। और बेल्जियम ग्लास की जो ऊपरी सतह होती है उस पर सोने की बारीक नक्काशी की जाती है, जिसको थेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थेवा। चौथा विकल्प 9वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो चलिए 10वां क्वेश्चन, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर। तो यहाँ पर केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के बारे में आपको बताना है, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है साथियों? प्रश्न संख्या 10 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो आपके 10वें क्वेश्चन में जो सही विकल्प है वो है जोधपुर। थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है। जोधपुर में भी बासनी नामक स्थान पर ये स्थित है। कहाँ पर? बासनी नामक स्थान पर स्थित है और इसकी स्थापना सन 1959 में की गई थी। तो थर्ड विकल्प 10वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन है, सूलिया एक आभूषण है जिसे रिक्त स्थान कहाँ पहना जाता है? गर्दन में, कान में, पैरों में और कलाई में। तो सूलिया नामक आभूषण को शरीर के किस अंग में पहना जाता है? प्रश्न संख्या 11 में बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। 11वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, देखिए सूलिया नामक आभूषण को कान में पहना जाता है, ठीक है, कानों में इसको पहना जाता है। सेकंड विकल्प 11वें क्वेश्चन में आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो आपके 12वां क्वेश्चन देखेंगे, सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से हैं? जयपुर और अलवर, अजमेर और जोधपुर, कोटा और भरतपुर और अजमेर और भीलवाड़ा। तो यहाँ पर 2 जिले आपको उन 2 जिलों का चयन करना है जो सहकारी शीत भंडार के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के वो 2 जिले हैं जयपुर और अलवर, दोनों जिले सहकारी शीत भंडार के अंतर्गत आते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो आपके 13वां क्वेश्चन है,
पिछली बार ये पूछा गया था कि लैंगरेंस के द्वीप समूह कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या था, अग्नाशय में। देखिए जो लैंगरेंस के द्वीप समूह हैं इनकी जो अल्फा और बीटा कोशिकाएं हैं इनमें से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, ये दोनों क्रमशः बताना है कि अल्फा कौन सा करती है और बीटा कौन सा करती है। एपिनेफ्रिन एवं ग्लूकागोन, इंसुलिन एवं ग्लूकागोन, ग्लूकागोन एवं इंसुलिन, और इंसुलिन एवं एपिनेफ्रिन। तो साथियों लैंगरेंस के द्वीप समूह की जो अल्फा और जो बीटा कोशिकाएं हैं, अल्फा कोशिका तो आपके ग्लूकागोन जो हार्मोन है उसको स्रावित करती है, और जो बीटा कोशिकाएं होती है ये आपके इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है। थर्ड विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 13 में याद रखिएगा बीटा कोशिका इंसुलिन और अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन, तो यहाँ पर ये लैंगरेंस द्वीप समूह की कोशिकाएं होती है, ठीक है। थर्ड विकल्प सही है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है। उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, टाइप 2 मधुमेह है, कैंसर और तपेदिक। तो यहाँ पर ये जो 4 विकल्प है इनमें से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो एक संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। तो मित्रों देखिए जो तपेदिक रोग है ये एक संक्रामक रोग है जिसको क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। तपेदिक कह दो या क्षय रोग कह दो, एक ही चीज़ है। ये हमारे शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है, जैसे कोरोना फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है ना, उसी प्रकार से साथियों इससे आदमी की मृत्यु तक भी हो सकती है। यहाँ चौथा विकल्प सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है आपके, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो एंजाइम रासायनिक रूप से इनमें से क्या होते हैं बताइएगा। 15वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो मित्रों 15वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है, एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। चौथा विकल्प आपके 15वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूलें। रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर और एग्रीकल्चर। देखिए इसके बाद में सुबह 8 बजे आपके साइकोलॉजी का कक्षा 12वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो बुक है मनोविज्ञान की 12वीं की, उससे टेस्ट बनाया गया है। बहुत ही यूनिक प्रश्न आप देखने को मिलेंगे आपको सुबह 8 बजे, आज का जो सेकंड टेस्ट है उसमें। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 में सही विकल्प आपको बताना है साथियों। 16वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिए रेशम पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेरीकल्चर से। रेशम पालन का मतलब होता है रेशम के कीटों का पालन करना, जिससे हमें कच्चा रेशम प्राप्त होता है। कैसा रेशम प्राप्त होता है? कच्चा रेशम। बड़ी मात्रा में हमें ये प्राप्त होता है साथियों। वर्तमान में इसने उद्योग का भी रूप ले लिया है और ये कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। थर्ड विकल्प 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो आपके 17वां क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम मतलब मलेरिया परजीवी के पहचान से, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं से, रक्त में मच्छर के लार्वे से, या लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से। तो यहाँ पर जब रक्त की ब्लड की जांच की जाती है, चेक किया जाता है कि भाई उसमें कैसे पता चलता है कि भाई मलेरिया है, किसकी उपस्थिति से। तो साथियों ब्लड की जांच जब की जाती है मलेरिया के लिए, मलेरिया की जांच एक तरह से कह सकते हो ब्लड के माध्यम से, तो उसमें प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी को देखा जाता है कि भाई ये है या नहीं है। अगर है तो भाई हाँ मलेरिया हो रहा है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। आपके 18वां क्वेश्चन आता है मित्रों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है डायलाइजर, ऑक्सीजनरेटर, डिफाइब्रिलेटर और पेसमेकर। तो यहाँ पर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है या किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? मित्रों प्रश्न संख्या 18 में राइट आंसर है पेसमेकर का यूज़ किया जाता है। पेसमेकर को गति प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गति प्रेरक के नाम से इसको हिंदी में जाना जाता है और इंग्लिश में इसको कहते हैं पेसमेकर। साथियों एक छोटा सा उपकरण होता है, ये व्यक्ति के हृदय में ऑपरेशन करके लगाया जाता है। अगर कभी कभी हृदय की गति बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, उसको कम करने का कार्य करता है। और कभी कभी यदि हृदय की गति कम हो जाती है
तो ये क्या करता है, उसको बढ़ाने का कार्य करता है, मतलब नियंत्रण करने का कार्य करता है। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक ना आ जाए, इसलिए इसको लगाया जाता है। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? फिर चौथा विकल्प बिल्कुल आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 19 पर। तो आपके प्रश्न संख्या 19 है, आपके क्या पूछ रहा है? पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य और बुध एवं शुक्र के मध्य। तो पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? प्रश्न संख्या 19 में सही विकल्प का आपको चयन करना है साथियों। देखिए, पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पृथ्वी स्थित है। एक तरफ शुक्र है और एक तरफ मंगल ग्रह है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो चलिए 20वां क्वेश्चन देखेंगे। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। तो आपके प्रश्न नंबर 20 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या पृथ्वी ग्रह। इनमें से कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? विकल्प नंबर कौन सा सही है प्रश्न संख्या 20 में? मित्रों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि भाई सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो वो है आपके शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आ जाता है कि जो सूर्य है इसके सबसे नज़दीक ग्रह है तो है बुध। भाई जैसे मान लीजिए कि भाई ये सूर्य है, इसके सबसे पास में यहाँ पर बुध ग्रह है। ये मान लीजिए कि भाई ये कौन सा ग्रह है? बुध। लेकिन फिर भी ये सबसे गर्म नहीं है, बल्कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। क्यों? क्योंकि जो ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होने के कारण बुध ग्रह का जो तापमान है वो उस सारा ही बिगड़ चुका है। मतलब तापमान इतना ज़्यादा है कि वहाँ का जो वायुमंडल है वो पूरा ही वायुमंडल खराब या खत्म हो चुका है साथियों। इसलिए सबसे गर्म ग्रह किसको माना जाता है? शुक्र को माना जाता है। थर्ड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। तो साथियों प्रश्न संख्या 21 आपके है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक उच्च ऊष्मीय मानक है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है और यह मेथेन उत्सर्जन करता है। तो कौन सा कथन है जो एलपीजी गैस के संदर्भ में सत्य नहीं है? साथियों देखिए, इसको एक स्वच्छ ईंधन भी माना जाता है। उच्च ऊष्मीय मानक, मतलब उच्च ऊष्मीय मानक का मतलब होता है जल्दी जलने वाला और उच्च ऊष्मा देने वाला। नीली ज्वाला से जलने वाला बिल्कुल नीली ज्वाला देता है जब ये जलता है। तो ये तीनों कथन तो सत्य है, लेकिन यहाँ जो चौथा कथन है यह मेथेन उत्सर्जन करता है। तो साथियों मेथेन उत्सर्जन ये नहीं करता है, इसलिए ये कथन क्या हो गया? असत्य। तो आपका जो चौथा विकल्प है 21वें क्वेश्चन में वही सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। 22वां क्वेश्चन है, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है जैसलमेर जिले में, जोधपुर जिले में, नागौर जिले में और बीकानेर जिले में। तो बताइए मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर आपके जोधपुर जिला ही है। कौन सा जिला? जोधपुर जिला ही है। ये प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र है साथियों, जिसको मथानिया जो कि जोधपुर जिले में स्थित एक स्थान है वहाँ पर लगाया गया था। यहाँ आपका जो सेकंड विकल्प है वही सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। तो 23वां क्वेश्चन आपके है साथियों, राजस्थान का आर्द्र जिला कहलाता है उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। इनमें से राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि आर्द्र जिला कहलाता है? 23वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा राजस्थान का आर्द्र जिला, हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है झालावाड़, वही सबसे आर्द्र जिला है राजस्थान का। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। तो आपके 24वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। लू शब्द से तात्पर्य है, थार मरुस्थल में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं, धूल भरी एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं, जल राशियों से युक्त हवाओं को लू कहते हैं और समगति से बहने वाली हवाओं को लू कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जल राशियाँ तो जल तो उसमें होता ही नहीं है ना, लू में जल की तो बिल्कुल कमी पाई जाती है, तो ये तो गलत हो गया। अब थार मरुस्थल में चलने वाली हवाओं को ही लू नहीं कहा जाता है। लू तो हमारे यहाँ भी चलती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या थार मरुस्थल है? नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो साथियों जो धूल भरी और जो शुष्क मतलब जो गर्म हवाएं होती है उसको ही लू के नाम से जाना जाता है। आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 24 में। नेक्स्ट आते हैं साथियों प्रश्न नंबर 25 पर।
तो आपके 25वां क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि का अंतिम पद है मूल्यांकन करना, समस्या का क्रियान्वयन करना, आलेखन करना और परिस्थिति उत्पन्न करना। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि प्रोजेक्ट विधि में आपके क्वेश्चन आना ही आना है। या तो वो पद पूछ लेगा कि भाई इसके कितने पद है, पहला कौन सा है, अंतिम कौन सा है, जनक कौन है, इसके उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या इसमें किया जाता है, कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन 101% प्रोजेक्ट विधि में से क्वेश्चन आता ही आता है। तो साथियों प्रोजेक्ट विधि का जो अंतिम पद है वो माना जाता है आलेखन करना, जिसको लेखा जोखा करना भी कहा जाता है। लेखा जोखा करना मतलब सब समस्या का समाधान कर लिया, पूरा प्रोजेक्ट हो गया, तो लिखा जाता है कि वो कितना सक्सेस हुआ है, कितना उसमें हमने सफलता प्राप्त की है, इन सभी चीज़ों को उसमें लिखा जाता है साथियों। तो इसमें देखिए परिस्थिति उत्पन्न करना तो प्रथम पद होता है और आलेखन करना अंतिम पद होता है। कुल पदों की संख्या 6 होती है साथियों। प्रोजेक्ट विधि के जनक है किलपेट्रिक, जो कि जॉन डेवी की विचारधारा पर ये विधि इन्होंने दी थी। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 25 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो साथियों 26वां क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक शिक्षण की पर्यटन विधि से शिक्षण का उद्देश्य नहीं है प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना, छात्रों का मनोरंजन करना, स्थायी ज्ञान प्रदान करना और इनमें से सभी। तो कौन सा जो शिक्षण की जो पर्यटन विधि होती है उसका उद्देश्य नहीं है। देखिए जो पर्यटन विधि है उसमें क्या होता है साथियों, प्रत्यक्ष अनुभव बालक को उस चीज़ का होता है, तो बिल्कुल ये तो इसका उद्देश्य है। मनोरंजन करना और स्थायी ज्ञान प्रदान करना, तो साथियों स्थायी ज्ञान प्रदान करना भी जो पर्यटन विधि है उसका उद्देश्य होता है, लेकिन मनोरंजन करना ये कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है ये पर्यटन विधि से शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाता है। तो सेकंड विकल्प 26वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। 27वां क्वेश्चन है, छात्र मानचित्र बना सकेंगे कौन से उद्देश्य को प्रदर्शित करता है, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। तो साथियों जब कभी भी कोई आकृति बनाने की बात कही जाती है, जैसे मानचित्र बनाना भी एक आकृति बनाने से संबंधित है, तो वो हमेशा कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसलिए चौथा विकल्प आपके 27वें क्वेश्चन में सही है। ज्ञान में तो परिभाषाओं को याद किया जाता है, अवबोध में तुलना, वर्गीकरण, अंतर किया जाता है, ज्ञानोपयोग में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है 27वें में। आगे प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं, इनमें से कौन सी सामग्री प्रक्षेपित नहीं है, OHP, वृत्तचित्र, एपिडाइस्कोप और जादुई लालटेन। तो एक होती है प्रक्षेपित सामग्री और एक होती है अप्रक्षेपित सामग्री। जो प्रक्षेपित सामग्री है इसमें प्रक्षेपण किया जाता है छोटी चीज़ों का किसी पर्दे के सहारे। तो जो OHP है, एपिडाइस्कोप है, मैजिक लैंटर्न या जादुई लालटेन है, ये तीनों तो प्रक्षेपित है, लेकिन जो वृत्तचित्र है साथियों ये प्रक्षेपित में नहीं आता है। इसलिए सेकंड विकल्प 28वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों के संज्ञानात्मक वर्गीकरण में किसका नाम आता है, जॉन ड्यूवी का, किलपेट्रिक का, BS ब्लूम का और स्टीवेंसन का। तो यहाँ पर जो संज्ञानात्मक वर्गीकरण उद्देश्यों का किया है साथियों उसमें BS ब्लूम का नाम चलता है। किसका नाम चलता है, BS ब्लूम का। संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, ये 3 प्रकार से उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। BS ब्लूम में का नाम इनमें आता है मित्रों। थर्ड विकल्प आपके 29वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया है, वीडियो को शेयर करना ज़रूर से ज़रूर आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए साथियों। आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विधि शिक्षक प्रदान है, प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, योजना विधि और व्याख्यान विधि। देखिए प्रथम विकल्प है प्रोजेक्ट विधि, दूसरा है किंडरगार्टन विधि, तीसरा है योजना विधि और चौथा है व्याख्यान विधि। तो शिक्षक प्रदान विधि आपको देखना है, छात्र केंद्रित विधि और शिक्षक केंद्रित विधि दोनों में अंतर है। शिक्षक प्रदान विधि में शिक्षक क्रियाशील रहता है और छात्र केंद्रित विधि में छात्र क्रियाशील रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोजेक्ट विधि है, जो किंडरगार्टन विधि है और जो योजना विधि है, ये तीनों तो छात्र केंद्रित या छात्र प्रदान विधि है, लेकिन जो व्याख्यान विधि है साथियों इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, अतः यह एक शिक्षक प्रदान विधि है। चौथा विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। तो ये हुए आज के पूरे 30 क्वेश्चन। 4 पेपर हम पर्यावरण के कर चुके हैं, बिल्कुल रेगुलर आपके टेस्ट आएंगे।
इसके बाद में 8 बजे वाले टेस्ट को अवश्य देखिएगा। तो कब मिलते हैं हम सुबह 8 बजे वाले साइकोलॉजी के पेपर नंबर 68 में, जिसमें 12th क्लास की RBSC की जो बुक्स है उससे प्रश्न बनाए गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।